अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम फिर आपके सामने तमाम मौज़ूआत के साथ हाजिर हैं। हत्ता ये कि इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी इस वक्त अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुश्तरका इजलास भी जो पार्लियामेंट का है वो चल रहा है और जल्दी अभी से कुछ देर बाद जो है उसके बाकायदा आगाज़ होगा। 3 बिल्स के ऊपर गौर किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। मजीद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आज अगर पहले मौजू की तरफ रुख करें नाजरीन, तो कल जैसे कि हम सबको पता है, हम सब ने पूरे कौमी जज्बे से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जब यौम इस्तेहसाल मनाया गया 5 अगस्त 2020 को, यानी कि एक साल पूरा होने के हवाले से, जो कि 5/2019 का भारतीय बर्बरियत की एक जिंदा मिसाल और सबसे जो जिसे कहना चाहिए सबसे बड़ी मिसाल जो कि भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों के लिए उनसे उनका खास जो हक या स्पेशल स्टेटस है वो छीन कर जो मिसाल कायम की थी। तो उसके बाद नाजरीन एक साल अरसा अब इस बहुत बदकिस्मत दिन को, जो 5 अगस्त 2019 का दिन था, उसको गुजर चुका था। तो लिहाजा पाकिस्तान भर में नाजरीन जो इस हवाले से मुजाहरे थे और रैलीज थी वो निकाली गई। काफ़ी रैलीज का इनेकाद हुआ जिनका मकसद यही था कि कश्मीरी हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ इस मौके पर इजहार यकजहती, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से उनके साथ शाना बशाना इस तमाम स्ट्रगल में खड़ा है और आइंदा भी इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान ऐसे ही उनके इस तमाम उनकी जद्दोजहद में उनका हिस्सा रहेगा, उनके साथ रहेगा। लेकिन इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इस पूरी जद्दोजहद में, इस पूरी स्ट्रगल में जो है जो जान फूंकी है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों ने खुद अपने लहू के जरिए उन्होंने इस पूरी स्ट्रगल को जान दी है। अभी भी एज वी स्पीक ये तमाम सिलसिला जारी हो सारी है। कर्फ्यू का समय एक साल से वैसे ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादी में जो भारत की तरफ से लीगली ऑक्यूपाइड है जो वादी है वहां पर जारी है एक साल से। हत्ता ये कि भारत ने एक इंप्रेशन ऐसा देने की कोशिश की थी कि सिर्फ 4 और 5 अगस्त को जो कर्फ्यू है वो नाफिज किया जाएगा। खैर, जो रैलीज थी उनका इनेकाद तकरीबन हर पार्टी, हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी, हर किसी ने इसमें अपने अपने तौर पर अपना हिस्सा डाला और उनके साथ इजहार यकजहती कश्मीरियों के साथ उसको एक्सटेंड किया। बात यह करने की होगी कि इस वक्त एक साल अरसे में हमने क्या कुछ अचीव किया है। एक तो इस बारे में हमने तफसीली बहस ऑलरेडी की है। बैन अल-अक़वामी पस मंज़र में भी हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपको बताने की कोशिश की कि ये मामला कहाँ खड़ा है, कहाँ मौजूद है। और ख़ास तौर पर अब कश्मीर के हवाले से बात करें तो सबसे अहम इसमें डेवलपमेंट ये है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल क्लोज डोर्स में एक मीटिंग बाकायदा हुई कल, जिसका मकसद यही था कि भारतीय जो एट्रोसिटीज़ दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं कश्मीरियों के अगेंस्ट, उनका कुछ किया जाए और अब इसको आइंदा किस तरह से इस लाए अमल को इख्तियार किया जाए कि UN की अपनी करारदादें, UN के अपने किए हुए कमिटमेंट्स और वादे कश्मीरियों से वफा किए जाएं। तो ये जो क्लोज डोर सेशन था नाजरीन, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जाहिर है जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं ये पाकिस्तान में भी ये बात बड़ी कल से ये गर्दिश कर रही है और इस हवाले से बाज़गश्त भी है, चहमगोइयाँ हैं। भारत में भी ये बात अब, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन है और तमाम खासतौर पर सिफारती हलकों में बहुत परेशानी पाई जाती है भारत में कि ये जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग हुई है कल, इससे पहले भी जब ये मामला हुआ और 5 अगस्त 2019 का बाकायदा तौर पर जब इकदाम हुआ था, तो हमें पता है कि इस इकदाम के बाद एक ऐसा पूरा एक रूप ले लिया था, या इस इकदाम के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिसके बाद से UN सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा मजबूर हो गया था कि इतने बरस बाद, इतने सालों बाद दोबारा कश्मीर के मसले को टेबल किया जाए या एटलीस्ट उस पर बातचीत शुरू की जाए। यह भी एक बहुत बड़ा कदम था नाजरीन, लेकिन अल्टीमेटली इन तमाम दुश्वारियों का, इन तमाम बर्बरियत का एक ही हल है कि हक खुदरादियत कश्मीरियों के लिए उनको एक्सटेंड किया जाए, उनको दिया जाए बाकायदा तौर पर। खैर, इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे हम अपने पहले हिस्से में कि UN में जो ये खास तौर पर कल का जो ये सेशन हुआ है, क्लोज डोर सेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कितनी अहमियत का हामिल है 5 अगस्त 2020 के दिन जब ये जिसका इनेकाद हुआ। और जो जराए बताते हैं वो यही है कि क्योंकि इसमें वज़राए खारजा इन्वॉल्व थे तमाम, और वज़राए खारजा तमाम थे, तो पाकिस्तान के भी वज़ीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी का बाकायदा राब्ता भी हुआ इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से, इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा से, जो कि इस पूरे सेशन की सदारत कर रहे थे। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से पे नाजरीन आते हुए बात करेंगे सियासी हवाले से जो
एक गठजोड़ नजर आ रहा है, या सियासी एतबार से जो एक इस वक्त बाज़गश्त है, चहलकदमी काफी हो रही है, काफी कुछ सियासी एतबार से हलचल भी है। एक तो पार्लियामेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, तस्करा किया, और इसके अलावा नाजरीन नैब के हवाले से भी कहना जरूरी होगा कि नैब की भी जो एक्टिविटीज हैं उसमें एक हमें तेजी, एक बहुत अहम पेशरफ्त नजर आती है। एक तो आज सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट यही है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एहतसाब अदालत की तरफ से। और इसके अलावा नाजरीन आज का जो पार्लियामेंट्री सेशन है, या जो पार्लियामेंट का जो आज मुश्तरका इजलास है, उसको भी काफी हद तक इन्हीं तमाम मामलात से कोरिलेट किया जा रहा है कि ये जो तमाम नैब के मामलात हैं इनका कहीं ना कहीं ताना बाना बनता है उन क्लोज डोर्स रवाबित से जो कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी थे, उन मुज़ाकरात से जो ये दोनों फरीकैन मिलकर कर रहे थे, 3 खास बिल्स के एतबार से, जो कि आज इरादा रखा जाता है कि पेश किए जाएंगे पार्लियामेंट में। बड़ी सारी हंगामा आराई और बहुत इसमें बातचीत भी और इजहार ख्याल, सब कुछ, हर चीज़ ही तकरीबन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि होगी आज के रोज़। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जी बिल है, पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल का बिल है, सर्वे एंड मैपिंग का बिल है। ये 3 बिल्स हैं जो कि आज पेश किए जाएंगे। और नैब से इसके ताने बाने जिस तरह से बनते हैं वो यही है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार तो ये कहती भी नजर आती है कि नैब से किसी तरह से जो अपोजिशन है वो राह फरार इख्तियार करना चाहती है, और हर चीज को नैब के इन तमाम मामलात से मशरूत कर दिया जाता है जो कि उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाइयां चल रही होती हैं। और इसके अलावा जो अपोजिशन का तो ये मौकफ है, गवर्नमेंट का ये मौकफ है, लेकिन अपोजिशन का दूसरी तरफ ये मौकफ है कि नैब की जितनी कार्रवाइयां हैं वो लॉपसाइडेड हैं। लेकिन इसमें नाजरीन एक चीज बड़ी अहम और काबिल जिक्र है जिसको आज हम इस दूसरे मौजू के तहत डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये है कि शुगर माफिया या जो चीनी के हवाले से माफिया या होर्डर्स का तस्करा था, जिसको बार बार वजीर आजम ने जिसको रिपीट किया है, उनकी काबीना ने इसके ऊपर बहुत सारी अहम बैठक की हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम अब बाकायदा जो है नैब ने इस हवाले से तश्कील दे दी है, जिसका ये काम है कि जो इंक्वायरी कमीशन थी, शुगर रिपोर्ट थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हुकूमत उस पर जाके एक्शन ले सकती है, तो नैब अब इस हवाले से क्रैकडाउन करने जा रहा है। इस मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है उसके लिए बाकायदा जो तश्कील दी गई है, और नैब की तरफ से जो प्रेस रिलीज थी उसमें बाकायदा बताया गया कि किस तरह से इस टीम को ये काम, ये जिम्मा सौंपा गया है कि इन तमाम शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ बाकायदा एक क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। खैर, ये बात भी अब जो सियासी मंजरनामा है उसमें काफी अहमियत की हामिल है, और इसमें जो सियासी गठजोड़ है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो किस तरह से वेरी करेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के साथ, और साथ साथ जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान होने वाले राब्ते हैं या मुज़ाकरात हैं जिनकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया कि ये जो 3 बिल्स हैं ये पेश किए जा रहे हैं और मुश्तरका इजलास में बाकायदा इनको अप्रूव करने का इरादा रखा गया है, तो ये बात भी करना जरूरी होगा कि ये तमाम मामलात नैब से जो मुंसलिक हैं उनके कितने इफेक्ट्स या उनके कितने असरात इन तमाम पार्लिमानी उमूर पर मुरतब होंगे। तीसरे मौजू पे नाजरीन जब हम बात करेंगे तो हम एनसीओसी के आज के इजलास की बहुत अहम फैसलों को डिस्कस करेंगे। बहुत मेजर रीओपनिंग एक नजर आ रही है जो कि एनसीओसी ने बाकायदा फैसला किया है आज के इजलास में, क्योंकि कोरोना वायरस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बतदरीज घटता हुआ नजर आ रहा है। केसेस में भी कमी है, रिपोर्टेड जो अमवात हैं उनमें भी बतदरीज कमी है। रोज बरोज हम एक लो देखते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, और ये बहुत खुशाइंद बात है क्योंकि अब से बिल्कुल कुछ माह पहले हम इस पोजीशन में थे कि हम रोज बरोज एक स्पाइक देखते थे कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस में भी और रिपोर्टेड डेथ्स में भी। लेकिन अब बिल्कुल इसके बरक्स एक सिचुएशन फ्लिप साइड पर बहुत बहुत माशाल्लाह प्लेजेंटली नजर आती है चेंज होती हुई, जिसको अब ये बात करना जरूरी होगा। इसको अब गवर्नमेंट अवेल करना चाहती है कि एक मेजर रीओपनिंग की जाए। इस रीओपनिंग का नाजरीन एनसीओसी ने आज बाकायदा जब बताया गया है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अब बताया जा रहा है कि 8 तारीख से यानी कि 8 अगस्त से खोल दी जाएंगी। जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह हैं वो भी 8 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। थिएटर सिनेमाज भी 10 अगस्त तक जो है उनकी रीओपनिंग हो जाएगी। ब्यूटी पार्लर्स की, सैलॉन्स की, उनकी भी 10 अगस्त तक रीओपनिंग हो जाएगी। लेकिन और दुकानें भी जो अपने नॉर्मल टाइम्स हैं, जो कि नॉर्मली जो दुकानें अपने टाइम ऑब्जर्व करते थे, वो भी 10 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 जो है वो चीजें हैं जहां पर 15 सितंबर की डेट दी गई है। एक तो मैरिज हॉल्स को रीओपन करने के लिए 15 सितंबर की डेट दी गई है, 15 सितंबर को, और दूसरे एजुकेशनल जितने जो तालीमी इदारे हैं हमारे वो भी 15 सितंबर तक बताया जा रहा है कि रीओपन किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने इसमें बाकायदा तौर पर पहले भी एक सिफारिश की थी एनसीओसी को, वो भी काफी इस पूरे
फैसले से अलाइंड थी और काफ़ी इससे अलाइनमेंट रखती थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये सिफारिश दी थी कि ये रीओपनिंग की जाए। काफ़ी उनसे अलाइनमेंट रखते हुए ये जो फैसले हैं सामने आए हैं, और ये बिल्कुल बाहमी मुशावरत से तमाम स्टेक होल्डर्स की हुए हैं, जिसमें सूबों की भी शराकतदारी है, वफाक की भी शराकतदारी है। तो इसके ऊपर भी हम तीसरे मौजू पे आते हुए बात करेंगे। और बाकायदा नाजरीन, पहले मौजू का तो खैर आगाज़ कर लेते हैं। हमारे पास अभी जो फर्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर पहले आराज हम मांगते हैं सबकी, और फिर उसके बाद वी विल गो टू द सेकंड एंड द थर्ड टॉपिक्स एज वेल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन नए मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, तज्जियाकार हैं आप, और इन तमाम मामलात पे अपना जो तज्जिया तबसरा है वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मार्शल साहब आपकी मौजूदगी का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फोन लाइन पर नाजरीन हमारे साथ सायरा अफजल तारड़ साहिबा मौजूद होंगी, सीनियर रहनुमा PMLN की, अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगी, साबिक वफाकी वजीर भी हैं और हमें फ़ोन के थ्रू ज्वाइन करेंगी। और शॉर्टली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फैजुल्ला कमोका साहब ने हमें कमिट किया था कि PTI से ज्वाइन करेंगे, मेंबर कौमी असम्बली, तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हम उनसे जानेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हुए अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर लूँ मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, ये जो मसला कश्मीर और 5 अगस्त 2020 हम सब ने कल मनाया, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं ये दिन? हम पूरी दुनिया ने हमने ऑब्जर्व किया है, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने क्लोज डोर्स बाकायदा इजलास किया है इस मौजू पे? देखें, इस हद तक तो होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और ये तब से काम शुरू हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनरल असेंबली, UN के जनरल असेंबली के सेशन से खड़े होकर इस्लामोफोबिया, कश्मीर और मुसलमानों की ओवरऑल जो मसाइल हैं, ख़ासकर मगरिब के साथ, उन पर बड़ी गहरी तरह एक रोशनी डाली थी। तो तब से ये काम शुरू हो गया था, और कश्मीर का मामला बड़े ज़ोर शोर से उठ के सामने आया। यूरोपियन यूनियन हो, UK पार्लियामेंट हो, UN हो, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये मसला उठाया गया, जबकि उससे पहले ये दब चुका था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बजा तौर पर इस पर फख्र होना चाहिए कि हमने एक किरदार अदा किया है। मगर ये भी याद रखें कि हर चीज़ में ये कह देना कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त हिंदुस्तान की हालत है, ख़ासकर कश्मीर के सिलसिले में, सारा रोल जो है वो पाकिस्तान का है, ये सही नहीं है। हिंदुस्तान ने बजाते खुद ये किरदार अदा किया है और अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, यानी कश्मीर को 370 के ज़रिए उसका स्टेटस ख़त्म करना और इसको हिंदुस्तान के साथ मिलाना। और फिर वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और चाइना के साथ लद्दाख के मामले में वही काम किया जो कश्मीर का किया था, कि अब वो लद्दाख को भी अपना इलाका तस्लीम करते हुए उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और बड़े ज़ोर से चाइना ने इस पे उनके मुंह पे तमाचा मारा, जिससे उनको होश आई। अब ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर का मामला एक ही बास्केट में डाल दिया गया है, लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अब हम लफाजी से आगे बढ़कर जो चाइना की मदद है उसको हासिल करें, और लद्दाख और कश्मीर के मामले को एक बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाएं, और उनसे वो जो उन्होंने हमारे साथ वादा कर रखा है प्लेबिसाइड का, वो मनवाएं। तब मैं समझता हूँ कि इसमें हम समझेंगे कि हाँ, वाकई हमारी कामयाबी हुई है। सिर्फ बातों में इसको अदा करना और फिर इस तरह के दिन मना लेना, इससे कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो कश्मीरी जो नौजवान पौध है उसने ठान लिया है, वो अपनी जान हथेली पर लेकर बाहर निकले हुए हैं, उन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। और दुनिया में अगर आप तारीख पढ़ लें तो आज़ादी की कोई भी तहरीक ज़ोरे बाजू से आप नहीं दबा सके, मगर इसको मोदी और उसकी RSS जो दहशतगर्द तंजीम है वो नहीं मानती और नहीं समझती। उनका रवैया बिल्कुल वो नाज़ी पार्टी का है, जो कि हमने जर्मनी में हिटलर में देखा था। तो बहरहाल हमें अब ये चीज़ साबित करनी है कि बातें सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहेंगी। कश्मीर का मामला हल करने में हमें अपने कश्मीरी भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, सकाफती तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, और जो जो हम कर सकें। मकसद हमारा भी कश्मीरियों की तरह कश्मीर का मसला हल कराने का होना चाहिए, क्योंकि वो जो कश्मीर की वो जो एग्रीमेंट है उस पर हमारे भी दस्तखत हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ किया है, मगर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है।
शाहिद लतीफ साहब, फरमाइएगा अमली तौर पर क्या स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं अभी भी मिसिंग हैं और हम बेहतर तौर पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए उनको कर सकते हैं? कैटेगोरिकली स्टेप्स के हवाले से फरमाइएगा, क्या इकदाम आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं जैसे इक़दामात की बात कर रहा था, आपको याद होगा कि 1962 में यहीं पे जब बॉर्डर पे चीन और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, तो उस वक़्त भी चीन ने ये ऑफ़र पाकिस्तान को की थी कि हम एंगेज करेंगे इंडिया को और आप कश्मीर के मसले में आगे आएँ। मगर पाकिस्तान ने वो मौका गँवा दिया। फिर से एक बहुत बड़ा मौका आया है और ये तो बनी बनाई चीज़ है कि उसने लद्दाख पे भी उसी तरह की शिक इस्तेमाल करते हुए, जो कि चीन का इलाका है, उसको ज़बरदस्ती कश्मीर और हिंदुस्तान के साथ मिलाने की कोशिश की है। और चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास यूएन की वीटो पावर भी है। लिहाजा हम चीन के साथ मिलकर इस मसले को उठाने में, मैं समझता हूँ, बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये है मेरा जो असल मकसद बात करने का, कि प्रैक्टिकली हमें ये काम अब करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातों से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना 1947 से आज तक हुआ है और ना ही हिंदुस्तान उसे हल होने देगा, ना ही यूएन उसका कुछ करेगी। वो ठीक है, क्लोज डोर सेशंस तो वो कर सकते हैं, मगर हमें मालूम है कि यूएन के पीछे अमेरिका है और वो ये कश्मीर का मसला हल करना नहीं चाहता। जैसे उसने फ़लस्तीन में आज तक यहूदियों का हाथ ऊपर रखा, वो कश्मीर में भी अब डेमोग्राफी बदलने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। वो इसी तरह कश्मीर में जो इलाका है उस पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके, मुझे इजाजत दीजिएगा मार्शल साहब, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। नाजरीन, वी आर जॉइंड बाय हलीम आदिल शेख साहब, अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर आप रुकन हैं और सीनियर मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और ऑल्सो द प्रेसिडेंट फॉर पीटीआई सिंध। वेलकम ऑन बोर्ड जी हलीम आदिल शेख साहब, आप शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और सायरा अफजल तारड़ साहिबा भी, साबिक वफाकी वजीर पीएमएलएन की बड़ी सीनियर रहनुमा, हमें अब फोन लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम सायरा बीबी, आपको भी खुश आमदीद। आप फरमाइएगा पहले हलीम आदिल शेख साहब, अभी आप जो सुन रहे थे, एयर मार्शल शाहिद लतीफ गुफ्तगू फरमा रहे थे और कश्मीर के हवाले से उनका बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली ये मौकफ है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो हमने 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कल मनाया है, सिर्फ ये काफी नहीं है, इसके आगे अब हमें कोई एक्शंस के जरिए भी कश्मीरियों का साथ देना पड़ेगा। तो एक्शंस आपकी हुकूमत की तरफ से क्या वजह है कि समझते हैं कि शायद लतीफ साहब ये फरमा रहे थे जैसे कि मजीद एक्शंस अभी भी मौजूद होने चाहिए, कोई एक्शंस में अभी भी कमी है? देखिए, मैं ये जो एक्शन की बात हो रही है, गुज़िश्ता छोटी सी बात करूंगा, वैसे तो हम पूरी कौम इसमें इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट, अपोजिशन, तमाम, लेकिन कहाँ कहाँ कमी बेशी रही कि इससे पहले जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ अफवाज को छोड़ दिया कि वो एलओसी के ऊपर मुकाबला करें। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे कश्मीर, मसला कश्मीर के लिए अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं, जो जंग लड़ सकते हैं वो लड़े, लेकिन जो सियासी महाज पर, जो बैनुल अक़वामी महाज पर, जो पूरी दुनिया के सामने कश्मीर कॉज को उठाने का महाज होते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कंप्रोमाइज जो है हमारे गुज़िश्ता हुक्मरान, और उसकी मिसाल ये थी कि कश्मीर कमेटी ने कभी कुछ नहीं किया। तो इसकी इब्तिदा मैं समझता हूँ यूएन में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से मसले को टेकअप किया, और देखिए इससे पहले तो मसला कश्मीर किसी को पता ही नहीं था, उनको अंदाजा ही नहीं था, या उन्होंने खुद नजरें चुराई हुई थी। अब झंझोड़ कर मालिक को झंझोड़ कर बताया गया है कि मसला कश्मीर को नहीं है, और गुज़िश्ता रोज को इस अंदाज से गुजरने पर कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के इंडियन आर्मी के कौम बाहर निकली। मैं कल पूरे सिंध में मैंने ट्रेन मार्च किया था, कराची से लेकर सक्कर तक। क्या हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हम इसको, और गवर्नमेंट में जो आपका जवाब मैं दे दूं कि इंशाल्लाह जो भी महाज होगा गवर्नमेंट की सतह पर, देखिएगा हर आने वाला दिन एक बेहतर इक़दाम की तरफ जा रहा होगा। और जो सियासी नक्शा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला करेगा कि हकीकी नक्शे में कन्वर्ट होगा। जो सियासी नक्शा सामने रखा गया है यही वो हकीकी नक्शा है। उसके बाद आप देखिए, मैं इस वक्त तो मुझे इंडिया सैंडविच बनता हुआ लग रहा है। एक तरफ चाइना ने
उसके साथ ठीक ठाक किक से उसका इस्तेमाल किया हुआ है। नेपाल आके दिखा रहा है, बांग्लादेश मिलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बिल्कुल अपने खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक सैंडविच बनने जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कामयाब सिफारतकारी भी है पाकिस्तान की, और हमारे इदारों की बेहतर पॉलिसीज भी हैं कि आज वो सूरत हाल के वो जो इंडिया जो के नेपाल उसका बगल बच्चा हुआ करता था, बांग्लादेश उसके माजरत के साथ जो उसके जूते चाटता होता था, आज वो लोग भी खड़े हो गए हैं और ये भी बेहतरीन इंशाल्लाह ग्राउंड पे नजर आएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ मुख्तलिफ मतलब कमेटियां बनती थी, बातें होती थी, अब आपको अमली इकदाम गवर्नमेंट की सतह पर भी नजर आएंगे। और पहली दफा ये हुआ है कि अब फौज और पूरी कौम एक पेज के ऊपर इकट्ठे हैं, हुकूमत और फौज एक पेज पर इकट्ठी है। जनाब हलीम आदिल शेख साहब, अभी आपने जैसे फरमाया, आप तो कह रहे हैं कि ये जो सियासी नक्शा है और एक तो माजी की हुकूमतों का भी आपने तस्करा किया कि उस वक्त बिल्कुल इस मसले को उस तरह से नहीं उठाया गया, लेकिन सर आपने भी सुना होगा ऑपोजिशन तो इतनी खुश नहीं नजर आई इस सियासी नक्शे से। उन्होंने कहा कि ये नाकाफी है। और सायरा अफजल तारड़ साहिबा क्योंकि हैं साथ, तो सायरा बीबी आप फरमाइएगा, आपका क्या ख्याल है कि आपको भी क्या ये लगता है, आपकी दानिश में भी क्या ये बात दुरुस्त है कि ये नाकाफी इकदाम हैं? और माजी की हुकूमतों का जो तस्करा किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, उनका ये ख्याल है कि पहले तो ये था ही नहीं कुछ दुनिया की नजरों में ये मसला कश्मीर, अब जाकर ये उजागर हुआ है और इसमें डिप्लोमेसी का, अच्छी डिप्लोमेसी का और इदारों के गवर्नमेंट के साथ एक पेज पर होने का एक बड़ा अमल दखल है इसमें, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। सायरा साहिबा जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप इनसे पाकिस्तान बनने पे सवाल करते ना, तो इन्होंने कहना था कि ये पाकिस्तान जो बना है और इसमें पंजाब नहीं है, बंगाल नहीं है, इसमें कसूर है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। असल में बदकिस्मती ये है कि ये कहना कश्मीर एक ऐसा इशू है कि आपने उस पर बात करनी है तो हम बात करें कि हमें एक्शंस क्या करने हैं। ये कहना कि माजी में उजागर नहीं था और अब उजागर है, तो ये मेरा ख्याल है आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप दुनिया का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उठा के देख लें कि जो हालात कश्मीर में इस वक्त हैं माजी में कभी हुए थे। जितना इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर के लोगों का अभी हो रहा है, क्या इससे पहले कभी हुआ था? तकरीरें करने से क्या प्रैक्टिकली हमने किया? मतलब ये नक्शा बनाने से, नक्शा तो हमेशा से, आपको याद होगा कि आपके पीटीवी पे ही एक दफा कोई हुआ था इशू कि उन्होंने नक्शा दिखाया और बीच में आजाद कश्मीर नहीं था या वो कश्मीर। देखिए आप उनको नक्शे में शामिल करते हैं, ये किताबों तक रहेगा, ये कागज तक रहेगा कि इसके अलावा भी आप कुछ करेंगे। और आप अपने, हम प्याली में हमने तूफान मचाया हुआ है, अपनी सड़कों पे हम जब भी ये होता है, हम पोस्टर हमेशा से होता है, उसकी यकजहती हमें करनी चाहिए, लेकिन ये मसला इंटरनेशनली हमें उठाना है। सायरा बीबी फरमाइएगा, ये क्या किया जाए फिर अमली तौर पर? आप फरमा रही है नक्शे में दिखाने से कुछ नहीं होगा, करा क्या जाए? क्या आप कहते हैं कि बिल्कुल कोई ऐलान जंग हो जाए भारत और पाकिस्तान के दरमियान? नहीं, देखिए ऐलान जंग का तो कोई दौर ही नहीं है। आपको पता है कि यूएन में वो कौन सी कमेटी थी, शायद यूएनएचआरसी की, जिसकी चेयरमैनशिप के लिए पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरनेशनली जब आप जाते हैं, आप जिस वक्त देखें, थोड़ी सी फिर बात तलख हो जाती है, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो क्या हुआ? जिस तरह मुल्क में जब कोई चीज हो जाती है तो वजीर आजम साहब नोटिस देते हैं। आपने उस वक्त जब ये इंडिया उसको अपना हिस्सा बना रहा था कश्मीर को, उस वक्त क्या हुआ? हम तो खाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, हम तो मिनते कर रहे थे मोदी हमसे बात करे। उसके बाद ये हुआ कि जब वो सारा हो गया, अभी भी मुझे ये लगता है, आप मुझे बताएं कश्मीर पे क्यों नहीं हुकूमत तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती, तनकीद क्यों करती है उनको बिठा के पूरे पाकिस्तान से कि जो अपोजिशन पार्टी है। सही हो गया। हलीम साहब इसका अगर जवाब देना चाहे, हलीम आदिल शेख साहब। कौम जो है ना वो इकट्ठी हो और एपीसी क्यों नहीं बुलाते सर आप लोग? ब्रीफली इसका जवाब। हाँ सायरा साहिबा, अगर आपने मुकम्मल कर लिए, अपने कमेंट्स मुकम्मल कर लिए, आई विल टेक अ ब्रीफ आंसर फ्रॉम हलीम आदिल शेख, फिर हम दूसरे और तीसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं अपनी मोहतरमा बहन सायरा अब्दुल तारड़ साहिबा की बात से कहूँगा, जो इन्होंने अमली इकदाम का जिक्र किया जो इनके दौर में होता रहा, वो अमली इकदाम ये था कि मोदी अपने 125 लोगों के साथ बिन बुलाए मेहमान के तौर पर रायविंद महल आ जाते हैं और उनको ना कोई वीजा लेने के पड़ता है, कुछ ना पड़ता है, जैसे कि अपने माजरत के साथ कोई रिश्तेदारों में आ रहे हों।
इनके दौर में मोदी की अम्मा को साड़ी सर ये तो हो गया ना हलीम साहब, अब एपीसी में तो बुला ले सर, एपीसी अब आप लोग बुला ले, ये मेरा अर्ज है। एपीसी वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा मैं किसी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होता हूँ। पहले ये सारे मामला इनसे क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जिनको काम करना है, देखिए इस वक्त स्टेयरिंग है इमरान खान साहब के पास, डिसीजन मेकिंग है इमरान खान साहब के पास। लाजमी बात है कि लोगों की तवक्कुआत है इमरान खान साहब से, लोगों की तवक्कुआत है गवर्नमेंट से, उनको डिसीजन ले। ये हकीकत है कि एक्शन मजीद करने पड़ेंगे और वो होते हुए नजर आ रहे हैं, अमली तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं सही लाजमी। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल कि अगर कुछ हुआ तो क्या हमला कर देते, लेकिन हमले का जवाब भी पिछली फरवरी में दिया। जिस अंदाज से उनके वो अभिनंदन को चाय पिलाएगी, तो हमला का जवाब भी दिया गया। जब भारत ने हमले की जरूरत की तो हमने जवाब दिया। सिफारती मकाम में मुझे इजाजत दीजिएगा हलीम साहब, ताकि मैं दूसरे और तीसरे मौजू पे बढ़ूं। सिर्फ इतनी गुजारिश है, सायरा बीबी ने अभी जो एक बात फरमाई थी, ये बिल्कुल दिस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड के जो उन्होंने कहा कि पीटीवी के हवाले से जो नक्शे की बात थी उसमें बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें टर्मिनेट बाकायदा तौर पर हुए हैं इस एक्शन के नतीजे में। खैर, क्विकली मूविंग टू द सेकंड और तीसरे हमारे मौजू के ऊपर आते हुए, नाजरीन नैब ने तो अब कहा है कि चीनी माफिया के खिलाफ अब एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा। बड़ी आंखें और बड़ी तवज्जो मरकूज थी हुकूमत के ऊपर के इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में या इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में अब हुकूमत क्या एक्शन लेगी, जो कि खुद उन्होंने शाया की है और जिसमें अपने भी उनके साइड के लोगों के नाम भी शाया हुए हैं, अपोजिशन की तरफ से भी नाम शाया हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। नैब की तरफ से काफी जो है वो चहलकदमी और काफी हलचल नजर आ रही है इन तमाम केसेस के हवाले से। स्टार्ट कर लेते हैं वैसे इस मौजू पे। ए मार्शल साहब, आप फरमाइएगा क्या ख्याल है सर आपका, ये अक्रॉस द बोर्ड अब एक्शन होगा और चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, अगर नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई है इसके लिए, आप समझते हैं कि कोई सहर हासिल इसके नताइज हमें मिलेंगे? देखिए जी, वही मेरा नजर है जो कश्मीर के बारे में मैंने बात की है कि लफाजी से अगर आप बात पूरा करना चाहते हैं, तो हम लगातार सुन रहे हैं, हमें कोई अमली इक़दाम चाहिए। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते रहे कुछ थे कि माफिया है, फिर आवाजें उठी कि आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। जब जीआईटी हुई तो साबित हो गया कि बिल्कुल माफिया इनके इर्द गिर्द, इनके अपने लोगों का माफिया है। आपने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेते तो ये बातों से तो काम नहीं होगा। कोई अमली इक़दाम देखेंगे तो हम कहेंगे ना कि हाँ जी बिल्कुल तहरीके इंसाफ ने कोई इंसाफ की बात की है। जस्टिस किसे कहते हैं कि उसमें अपने और दूसरे नहीं देखे जाते, उसमें बिला इम्तियाज आपको कवानीन के मुताबिक जो इंसाफ है वो करना पड़ता है। अभी तक नहीं हुआ। जब तक इंसाफ आप नहीं करते, मुकदमात चले जा रहे हैं, हर रोज एक नया मुकदमा खुल जाता है, मगर उसका कोई अंजाम हुआ? किसी बड़े आदमी को पकड़ के अभी तक कोई सजा हुई? कोई कौम को फायदा हुआ? किसी से कोई रकम वापस ली गई? कुछ नहीं हुआ। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, हम कैसे कह दें कि हाँ जी बड़ी चहलकदमी है और बड़ी पेशरफ्त है? मेरे नजदीक ये पेशरफ्त तब होगी जब कोई एक्शन होगा। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। राइट। शाहिद लतीफ साहब तो बहुत इस मामले पे ही इज वेरी फर्म के अभी तक जब तक एक्शन वो नहीं देखेंगे वो पेशरफ्त या चहलकदमी नहीं मानेंगे। सायरा बीबी, आप फरमाइएगा, डॉक्टर सायरा, के अगर अब ये चहलकदमी की बात तो अब हम कर रहे हैं, आपकी तरफ से तो यही शिकायत आती थी या अपोजिशन की तरफ से कि यकतरफा एक्शन करती है नैब, सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ती है। लेकिन आज फर्दे जुर्म एक तो अपोजिशन लीडर पर तो आयद हुई है, उनके साहबजादे पर भी हुई है, लेकिन चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज कर दिया है नैब ने। आपकी अब ये जो शिकायत थी यकतरफा एहतसाब की, क्या ये दूर होगी इस एक्शन से, आप समझती हैं? ओके, सायरा साहिबा को मैं रिकनेक्ट करते हैं, हम लोग उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है जी। हलीम आदिल शेख साहब, आप फरमाइएगा, अब ये तो वही सवाल मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करूंगी जो शायद लतीफ साहब अभी कह रहे थे कि जब तक एक्शन नहीं देखेंगे, जब तक किसी से पैसा वापस आता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक हकीकी नहीं तौर पर एहतसाब नजर आएगा। मैं मोहतरम शायद लतीफ साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि एक्शन और पैसा वापस होता हुआ नजर आएगा तभी एतबार होगा। तो मैं इसको एक चीज अपनी तरफ से आपको पूरी कौम को बताता चलूं पीटीवी के जरिए कि इससे पहले बहुत सारी माफियात काम करती रही, कभी कोई इस किस्म का कमीशन नहीं बना जिसकी रिपोर्ट भी आई हो। आज तक हमीदुर रहमान कमीशन से लेके आज तक कमीशन जीआईटी बनती रही, होता कुछ नहीं था।
प्राइम मिनिस्टर ने खुद जीआईटी बनाई, किसी और ने नहीं बनाई, खुद जीआईटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, उसको पब्लिक किया, वो भी खुद किया। उसके बाद उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया, किसी के कहने पे नहीं किया। और उस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए नैब को और दीगर इदारों को भेज दिया गया कि अब इसके आगे अब इसमें कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई नैब ने करनी है, नैब आजाद इदारा है। लेकिन फिर क्या होता है, ये चले जाते हैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे ले लेते हैं, रुकवा देते हैं 15-20 दिन के लिए, वहां से स्टे खाली रह जाता है। फिर सिंध हाई कोर्ट में आ जाते हैं, वहां से आकर ये शुगर माफिया, ये स्कैंडल स्टे ले लेती है। और फिर वो एक्शन जो कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर सर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेज को उन्होंने बाकायदा रिमूव किया। मैं आ रहा किया। हूँ ना, प्लीज मेरी बात, मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। हाँ। मतलब डिले जो हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाकर वो बार खत्म किया जी, उसके बाद आप देखिए काम शुरू हो गया। तो मतलब जो डिले महीना 1.5 महीने का प्राइम मिनिस्टर के एंड पे नहीं है, हमारी तरफ से फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक्शन के लिए कह दिया। अब ये महीना 1.5 महीना ये स्टेट की वगैरह, अब लाजिमी बात ये नहीं हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेके हमारी FIA जाती, लेटर पकड़ के घरों में घुस जाती लोगों के जाके, वो नैब का अपना प्रोसेस होगा वो अडॉप्ट करना होगा। लेकिन ये देखिए, ये पहली दफा है कि उसके अंदर रिपोर्ट पब्लिक हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक हुई, एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट ने ऑर्डर किए और यानी हलीम साहब फरमाइएगा, अगर आपके अपने लोगों को कसूरवार बाकायदा ठहराता है ये मुश्तरका तहकीकाती जो ये कमीशन है या ये जो टीम है, अगर कसूरवार आपके अपने लोग या इत्तेहादी पाए जाते हैं, आपकी तरफ से कोई रुकावट पोज नहीं की जाएगी? ब्रीफली प्लीज, फिर मैं सायरा बीबी की तरफ बढ़ूं। जी देखिए, मेरा ख्याल है ये तो वादे हो चुका है ना, क्या जो रिपोर्ट आई थी जीआईटी की, उसमें भी अपने लोग हमारे थे, काम आगे बढ़ा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अपने लोगों का जिक्र आ गया, काम आगे बढ़ा। उसको नैब को कह दिया कि अब नैब में जाने के बाद अपना पराया कोई नहीं है ना। वो तो अगर कोई चोर होता दिल में तो जब जीआईटी की रिपोर्ट आई थी उसको दबा दिया जाता, खामोश हो जाते, पब्लिक ना करते। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर, ये बदला हुआ पाकिस्तान है, बदला हुआ कप्तान है, बदला हुआ वज़ीर आज़म है, कोई किसी को नहीं बचाएगा। अब नैब का काम है कि वो अपने तौर पर एक्शन करे। जो लोग भी है कोई किसी को नहीं बचाएगा, फिर किसी के खिलाफ करे। जो नाम आए थे वो भी एज इट इज शाया किए गए रिपोर्ट में और एक्शन पे भी कोई रुकावट नहीं आएगी। सायरा बीबी, क्या आपका गिला या ऑपोजिशन का गिला दूर हुआ? मैंने ये सवाल पहले आपकी तरफ रखा था लेकिन गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया था कि क्या आपका ये गिला या ऑपोजिशन का गिला दूर हुआ या नहीं, कि यक तरफा एहतसाब होता है, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों की पकड़ पकड़ करते हैं नैब? मुझे ये बताएं कि जब एक दफा बात सामने आ गई कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे, फैसला करने में कौन लोग थे, ECC में कौन थे, कैबिनेट में कौन थे, तो उसके बाद मुझे ये बताएं, अब जी फोरेंसिक हम इसका ऑडिट करा रहे हैं, अब जी इसको नैब देख रहा है, आपका एक चीज इस्टेब्लिश हो गई है इनिशियल इंक्वायरी में, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इस्तीफा देना तो दूर की बात, उनसे वो पोर्टफोलियो भी नहीं वक्ती तौर पे इन्होंने लिए और उसके बाद उनको दूसरी वजारत दे दी। अब मसला क्या है? मसला इनका ये है कि जो लोग इनके दाएं बाएं बैठे हैं इनको हौसला नहीं पड़ रहा। अभी आप देख लीजिएगा कि नैब की जब तहकीकात होंगी ना तो उनमें क्या निकलेगा। उनको वही लोग जिनसे ये नाराज हैं या जो चले गए हैं पार्टी छोड़ के, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये हमेशा होता है। देखिए, आज मरियम नवाज पे इन्होंने एक और नैब ने बनाया रेफरेंस, आज शहबाज साहब भी इंडिक्ट हुए लगे। अब उसके लिए इन्होंने कुछ तो करना है, गुलजार को बुला लिया उससे अगले दिन। तो ये जो आई वॉश है ना, आपको याद होगा पहले भी। यस बिल्कुल, आपने सही तस्करा किया। उस्मान बुज़दार साहब को भी चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी तलब किया है। जी बिल्कुल तलब किया। कुछ होगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। उनको रखे ना 2-2 महीने अंदर, उनको बगैर किसी चीज के, उसी तरह बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के रखें 6 महीने अंदर और फिर करें। मतलब ये बुलाया इसी तरह जैसे अलीम खान साहब को बुलाया था, इन्होंने अपने प्रोविंशियल जंगलात के मिनिस्टर को बुलाया था। लेकिन सायरा साहिबा सिर्फ इतना फरमाइएगा, जेल तो हुई थी ना, जैसे अलीम खान साहब भी जेल गए थे, सिप्तैन खान साहब भी जेल गए थे, आपकी तरफ से भी शाहिद खाकान, आपकी बहुत सारे पार्टी के जो लीडरान है वो जेल जा चुके हैं। तो ये आपको कुछ याद है कि सिप्तैन खान साहब कितनी देर रहे थे? अच्छा, ड्यूरेशन पे बात है। वो तो फिर कोर्ट से मिली ना जमानत? नहीं जमानत। देखें मेरी 1 मिनट के लिए, जब हमारी हर दफा कोर्ट में जाकर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है साद रफीक का, मुझे बताएं उसके बाद कोई गुंजाइश रहती है? बिल्कुल, वो बड़ा एक डैमिंग किस्म का एक वो आया है ऑब्जर्वेशन। क्रेडिबिलिटी, उसकी इफादियत ये बढ़ के ये कोई बात है?
कि पाकिस्तान को इस इदारे ने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया और हर दफा ये कहना कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम फलान को नहीं छोड़ेंगे, चीनी चोरों को, माफिया को नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, सबसे पहले आपके हेल्थ मिनिस्टर किस तरह फारिग हुए, क्या एक्शन हुआ उन पे? उनको जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया गया जी। अब मुझे आप ये बताएं कि इसी तरह जब इनको शिकायतें मिलती हैं, आपने पोलियो के फोकल पर्सन को क्यों हटाया? क्या इंक्वायरी हुई कोई उसके खिलाफ? क्या नैब में उसका केस किया? क्या आपके जो सिटिंग मिनिस्टर जिन पे BRT, मालम जब्बा, यू नेम एनीथिंग, वो बने हैं, क्या हो रहा है? क्या उनको किसी ने जेल में पकड़ा? सही हो गया। क्या उनको किसी ने, मकसद ये है कि ये कहना कि उनके नाम भी शामिल चीजें ना काफी हैं। मतलब आप ये देखें ना, कोई कंपैरिजन है? ठीक है, जो अपोजिशन के खिलाफ जो पकड़ पकड़ा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं समझती है सायरा साहिबा कि ड्रॉ किया जा सकता है उस चीज से या उस कार्रवाई से जो कि गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ होती है। तीसरे मौजू पे क्विकली नाजरीन आएंगे। अब मेजर रीओपनिंग अनाउंस की गई है NCOC की तरफ से, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में और रिपोर्टेड डेथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पर बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। स्टार्टिंग विद यू हलीम आदिल शेख साहब, आप इसका जवाब पहले फरमाइएगा, कैसे देखते हैं आप ये जो रीओपनिंग की गई है? क्या आप समझते हैं कि ये एक बहुत, क्योंकि ऑपोजिशन तो पहले कहते थे कि लॉकडाउन होना चाहिए और आप इसरार करते थे या गवर्नमेंट इसरार करती थी कि रीओपनिंग होनी चाहिए, इस कदर सख्त लॉकडाउन ना करें? देखिए, आज मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कुछ कौम को कि अल्लाह ताला ने हमें उस स्पाइक से बचा लिया जो ब्राजील में हुआ और जो इंडिया में हुआ। इंडिया में भी लॉकडाउन माजरत के साथ हमारी सिंध सरकार भी वही कर रही थी जो मोदी सरकार कहती थी, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था जिसको शुरू में मीडिया ने बहुत ज्यादा नेगेटिव भी लिया कि इमरान खान को तो कुछ पता ही नहीं है, खोल दो, उन्हें यही नहीं पता कोरोना क्या होता है। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन आज पूरी दुनिया में, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी उस दिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि अल्लाह ताला के करम से हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन को मुतारिफ कराया। लेकिन सर ऑपोजिशन अभी भी नहीं मान रही है कि ये आपका क्रेडिट है, वो अभी भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी कोई इम्यूनिटी अच्छी है तो इस वजह से कोई अल्लाह का करम है। देखिए, नहीं, अपोजिशन का राइट है, हम नहीं कहते। देखिए, अपोजिशन का काम ही ये करना है, हमने कहना सुबह है, वो कहना शाम है, हमने कहना दिन है, उन्होंने कहना रात है, ये तो अपोजिशन का काम है, उनकी नौकरी है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान साहब के विजन की वजह से, उनकी सोच की वजह से, और जो NCOC फौरी तौर पर कायम किया गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए, आज सिचुएशन ये है कि मुल्क खुलने जा रहा है। कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक नीचे आ चुका है। अब भी हमें ठीक रहने की जरूरत पड़ेगी, SOP मतलब ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बेहतर लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और अपने तौर पे कौम को देख हम थे डेथ वर्सेस डेथ। सही हो गया। हलीम साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त इस सेगमेंट के लिए मुख्तसर है। फैसला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फैसला किया इमरान खान साहब ने। जी सायरा साहिबा, आपका, क्योंकि आप यूर डॉक्टर योर सेल्फ, आप फरमाइएगा आप कैसे देखती हैं इस रीओपनिंग को? केसेस तो वाकई कम हुए, वन लाइनर। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि ये जो अभी ईद पे जो डिसीजन हुए वो बेहतर थे। लेकिन एक चीज फिर आप कहेंगी कि बदकिस्मती से इस पूरे क्राइसिस में कोई नेशनल कंसेंसस वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म साहब नहीं बना सके। और मैं तो ये भी कहूंगी कि आप ये देखें कि इस सारे एपिसोड में अगर मैं मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर हम प्रॉपर करते ना इसको तो ये जितना थोड़ा बहुत हमारा हुआ है नुकसान ये भी ना होता। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं और स्ट्रेन भी हम खुशकिस्मत थे कि जो यहाँ स्ट्रेन आई वो भी इतनी खतरनाक नहीं थी और दूसरा जो हमारे लोग थे ना उनकी भी इम्यूनिटी बेहतर थी। तो ये जो सब कुछ है ना, अगर आप इसका नटशेल देखें तो आप देखें कि हमेशा वही चीज कामयाबी करती है जो कि कौमी सतह पे और सब मिलके करते हैं। और मैं क्रेडिट दूंगी डॉक्टर्स को, तमाम उस लोगों को कि जिन्होंने चीख के वजीर आजम को कहा कि खुदा के लिए इस पे सोचो। और ईद पे अभी जो इन्होंने किया है ना, ये बहुत अच्छा इंतजाम है। सही, ये तो एक्नॉलेज कर रही है सायरा साहिबा। लेकिन ए मार्शल साहब, आप सर फरमाइएगा, हर्ड इम्यूनिटी या अच्छी स्ट्रेटजी? आपने दोनों की बात सुनी है, ब्रीफली प्लीज। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इन्होंने चीज़ों पर नज़र रखी और सेलेक्टिव जो लॉकडाउन करते रहे उससे अच्छे नताइज भी निकले। कहीं कहीं हमसे गफलत हुई, उसके हमने
जो नताइज थे वो अच्छे नहीं थे, और उसके साथ जैसे पिछली ईद पर हमारा तो तजर्बा था, इस ईद पे हमने उसको बेहतर किया, तो आप देख लीजिए नताइज बेहतर आए। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हुकूमत ने बिल्कुल अपना काम एक अच्छे तरीके से किया, बावजूद इसके कि सरासर ये कहा जा रहा था बस पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दो। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की अच्छी पॉलिसी थी कि उसने यानी लॉकडाउन के साथ साथ गरीब आवाम का भी ख्याल रखा, काम भी चलता रहा और लॉकडाउन भी रहा, नतायज उसके अच्छे निकले। तो हमें इससे तसल्ली होनी चाहिए कि हुकूमत ने अच्छा काम किया, अल्लाह की मेहरबानी हुई, और हमें उसके जो नतायज हैं वो उस हद तक भयानक नहीं मिले जैसे हमने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में होते हुए देखे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि राइट, हुकूमत को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। नाजरीन इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन डॉक्टर सायरा अफजल तारड़, जनाब हलीम आदिल शेख और एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट विल बी ऑल नाजरीन, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।